नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप देख रहे हैं अपडेट एट 12। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समझौते पर की बात। एफटीए के बाद 2 दशकों में भारत को न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट $1.3 बिलियन बढ़ने का अनुमान। आईडीएस प्रोबेशनर्स से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आह्वान। विकसित भारत 2047 के लिए तय करें प्रोबेशनर्स अपना योगदान। विकसित भारत जी राम जी विधेयक बना कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। 100 की जगह 125 दिनों के काम की मिली गारंटी। राष्ट्रपति ने शांति विधेयक भी किया मंजूर। अब निजी क्षेत्र के हाथ में भी होगी परमाणु ऊर्जा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज व्यस्त कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष मारवाड़ महोत्सव 2025 में होंगे शामिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर हो रहा है मारवाड़ महोत्सव का आयोजन। इसरो बुधवार को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नामक संचार उपग्रह का करेगा प्रक्षेपण। अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित है उपग्रह। निम्न पृथ्वी कक्षा में पहुंचने वाला अब तक का होगा सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह। शुरुआत करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बयान में ऐसा ही इशारा मिल रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि न्यूजीलैंड भारत के मुक्त व्यापार समझौते FTA के समापन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। लक्सन ने बताया कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले लगभग 95% निर्यात पर टैरिफ को या तो घटा दिया गया है या पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने अनुमान जताया कि अगले 2 दशकों में भारत को न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट हर साल 1.1 बिलियन से 1.3 बिलियन तक बढ़ सकता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती पर आधारित है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इससे कीवी बिजनेस को 1.4 अरब भारतीय कस्टमर्स तक पहुंच मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम दौरे के दौरान राज्य को एक बड़ी विकास परियोजना की सौगात दी है। पीएम मोदी ने असम के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के आधुनिक अमोनिया यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया। इस संयंत्र में सालाना करीब 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की क्षमता है। इस मौके पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने इस आधुनिक उर्वरक संयंत्र के लिए देश भर के किसानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि असम के सपनों को पंख मिल रहे हैं और युवाओं में नए अवसरों की उम्मीद जगी है। विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा
तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा। साथियों, नाम रूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। सरकार द्वारा किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये काम पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों को नुकसान होने पर फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए खरीद व्यवस्था में सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि सरकार का दृढ़ विश्वास है कि देश तभी प्रगति कर सकता है जब किसान सशक्त हों और इसके लिए हर संभव प्रयास जारी है। आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आंकड़ा याद रहेगा? भूल जाएंगे? 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है। 35,000 करोड़। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले, इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गया है। इससे पहले ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका था। नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्त वर्ष 125 दिन का वैधानिक मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि पहले 100 दिन था। सरकार इस बिल को अगले साल 2026 से 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि ये ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने आगे बताया कि ये कानून सशक्तिकरण, समावेशी विकास पहलों के तालमेल और सभी जरूरतमंद लोगों को लाभ देने को बढ़ावा देता है। विकसित भारत जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन शांति विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये कानून बन गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने शनिवार को शांति विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही असैन्य परमाणु क्षेत्र से संबंधित सभी कानून अब शांति कानून में समाहित हो गए हैं और इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का दरवाजा भी खुल गया है। इस बिल के लागू होने से 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट रद्द हो गया,
जो कि पहले नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की विकास में बाधा बने हुए थे। ऐसे में अब शांति विधेयक के अनुसार अब निजी कंपनियां और संयुक्त उद्यम सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण, संचालन और डीकमीशनिंग कर सकती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज आईडीएएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान आईडीएएस प्रोबेशनर्स का मार्गदर्शन किया, विकसित भारत 2047 के लिए योगदान का आह्वान किया। This year holds special significance as we celebrate its 150th year. So our accounts, defense account section is 275, whereas our Sardar Vallabhbhai Patel ji's 150th birthday. So our department is 125 years older than Sardar Vallabhbhai Patel. At this juncture, I would like to commend the contributions of the Union Public Service Commission, which is celebrating its 100th year of establishment next year. It is 99 not out, but still it is doing wonderfully well. The standards of our UPC is one of the best in the world, and it has not gone down, rather it is improving every year. And when our Defense Secretary was telling that from various sections, various subject knowledge, you all have come here, and that is wonderful, and that is the need of the hour also. It has served as a guardian of merit, integrity and fairness in India's civil service recruitment. That is the great credit to UPSC. As civil servants, we all have an important role to play as we march towards achieving the ambitious vision to transform the nation into a developed country by 2027. Viksit Bharat. You all are aware that this is the Amrit Kal of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji. He has given a target. So a ship should know to which direction it should move, which destination it should move. So without a target moving, slowly lethargy will be dominating. When the target is there, then comparison will be there, then you will get enthusiasm to move towards your target. That's why this clarion call has been given by our Shriman Narendra Modi ji, that Viksit Bharat by 2047. It is very much possible if we all work together as a team, with a team spirit, not a group spirit. Group spirit will serve only few people. Team spirit will always serve the entire nation, entire society, entire our team. बढ़ते अगली खबर की ओर। मारवाड़ महोत्सव 2025 संबलपुर ओडिशा में 18 से 22 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जो कि राजस्थान और ओडिशा की संस्कृति का एक भव्य समागम था। इस महोत्सव में राजस्थानी लोकगीत, नृत्य, व्यंजन और पारंपरिक कलाएं जैसे कालबेलिया, भवई और संबलपुरी ढोल प्रदर्शन शामिल थे, जिसे मारवाड़ी युवा मंच द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया गया था। आज इस महोत्सव के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शाम 5 बजे इस महोत्सव में उपस्थित होकर समूह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों और दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की निर्मम हत्या पर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी मीडिया के उस झूठे प्रोपेगेंडा की भी धज्जियां उड़ा दी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। भारत ने इसे भ्रामक प्रचार करार देते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त बयान जारी करते हुए साफ किया है कि भारत अपने पड़ोसी देश में हो रही घटनाओं पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश में विकसित हो रही स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारियों ने ढाका में अपने
समकक्षों से सीधा संपर्क साधकर दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। हमने ये भी आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या के दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए, साथ ही उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA की 28वीं मीटिंग और प्रोजेक्ट एलिफेंट की 22वीं स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग पश्चिम बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देश भर के बाघ और हाथी बहुल राज्यों से आए वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वन्यजीव वैज्ञानिक, संरक्षण विशेषज्ञ और प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान देश में बाघ संरक्षण की वर्तमान स्थिति, निगरानी तंत्र, मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध शिकार की रोकथाम और बाघ आवासों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बाघ गणना के नवीनतम रुझानों, तकनीकी नवाचारों और फील्ड स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों को मंत्री के समक्ष रखा। विशेष रूप से सुंदरबन जैसे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ संरक्षण की जटिलताओं पर गंभीर मंथन हुआ। NTCA की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के दुनिया भर के पहचाने जाने वाले टाइगर कंजर्वेशन मॉडल पर जोर दिया। साथ ही साइंस बेस्ड मैनेजमेंट, लैंडस्केप लेवल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति महागठबंधन ने रविवार को 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 207 पदों पर जीत हासिल करके शानदार जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में महायुति को मिले प्रचंड समर्थन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत एनडीए के सभी नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। यह जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हम राज्य भर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं भाजपा और महायुति कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर की गई कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बुधवार को संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण करेगा। ये अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी का उपग्रह है, जो कि LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह होगा। ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रहों की अगली पीढ़ी है, जिसे अंतरिक्ष से सीधे सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन को सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों के साथ साथ वन वेव के 2 अभियानों में 72 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जा चुका है। LVM-3 ने पिछले महीने M5 CMS के 3 मिशन को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था। On 24 December, we are going to launch a commercial satellite from USA weighing 6.5 tons through our LVM-3, that is the launch vehicle Mark 3. And so it is ironical that once we were taking help from USA, and today we are going to launch a satellite, a very heavy satellite for communication purpose from USA. So that
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में आज की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन 50 से ज्यादा उड़ानें या तो रद्द या फिर लेट हो रही हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के स्टेज 4 के तहत सभी उपाय लागू किए हैं। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता दमघोंटू बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत खराब बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 377 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार इलाके में AQI 402, बवाना में 408, पुरानी में 341, चांदनी चौक में 376, द्वारका में 386, ITO में 370, जहांगीरपुरी में 402, मुनिका में 400, नरेला में 418, विवेक विहार में 388 और वजीरपुर में 408 दर्ज किया गया है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। Next is on pharmaceutical and medical devices, which provides us expedited pathways, because now they recognize that if we have certifications from EU, UK, US, Canada, any of the regulators, then they will cut down the process for clearing our medicines, our medical devices. Presently, it takes 3 to 4 years there. IPR, this is another big win. They have agreed to amend their laws to give space to our GIs by making it in terms of EU parity. Organic primary products, we have entered into an interim MRA, and a more detailed one will be worked out. They will recognize whatever Australia has, with which we've got a full MRA. Economic and technical assistance across all areas which the two countries can help each other, including audiovisual industries. We know that the film industry is big into shooting there, tourism, sports, etc. Custom and trade facilitation, one of the things we do learn through FTAs is how to improve our systems. This is a part of that. So in this, the Indian Customs and as well as that side has committed that 48 hours and 24 hours is what they will take to clear express shipment and perishable goods. MSMEs, a huge win, a cooperation from the New Zealand side on building linkages, incubators and plugging in trade related information. Rules of origin, once again, it's a balanced, robust framework. And the last, cultural trade, traditional economic cooperation chapter is what we have built in terms of pushing our Ayush, our cultural, tribal affairs and wellness into the New Zealand landscape. There are 7 side letters in the agreement. One is on wine, one is the working holiday visa, one is a comparable regulators which they have listed in pharmaceuticals, the other one which they've listed in medical, the letter on geographical indicators, and a side letter on MRA in organics, and a side letter on consultations related to the dairy sector in the FTA. Strategic significance, very quickly, New Zealand helps us because it's a part of the Pacific Island country, and with the tariffs coming down, now our exporters can take advantage of a combined logistics costing and the combined economy of, let's say, Australia, New Zealand. By 2045, it is understood that they will have a huge demand of workers, and this is an opportunity for India to position itself as a key supplier for both skilled and semi-skilled workers. Pathways have been created for our Indian traditional medicine systems, that is Ayush. New Zealand, as a developed country, is part of many networks and organizations around the world, and our FTA with them helps us leverage that.
There's a tariff preference for Indian goods into New Zealand finally comes. So far, exporters were struggling with the fact that the other countries had zero duties and we did not. So that's a plus for them. And this will help us leverage a deeper footprint in the Oceania region and work towards Viksit Bharat. Way forward, Commerce Secretary already mentioned, subject to our mutual agreement, we will be putting out the text in the coming days on an agreed date. There are processes to be completed on both sides, domestic processes. Once that is done, we would be going for signing, and EIF sometimes next year, little after the middle July, August, is a tentative day we are looking at. As of now, it's not decided. A quick recap, services of mobility, already mentioned that, 20 hours a week, post-study work visa, professionals, our students get global exposure, career growth, working holiday visa, and pioneering health and traditional medicine trade there. This is, the next 4 or 5 slides are product-wise. Peak duty on agriculture and processed foods was around 5%. Now with the FTA coming in, it comes down to 0. It helps us access the New Zealand market in all these products, cereals, processed foods, fruits and vegetables. Textiles and clothing, once again, the peak duty was 10%. We have exports there at 98 million. New Zealand has a larger import capacity, and hopefully with zero duties we can leverage that. Leather and footwear, similar situation, peak duty was 10%, and with this we can leverage the bigger market there. Pharmaceuticals, I have already mentioned, is a big win, and their imports are 1.4 billion in the last 3 years. Given our strength in this is an area we hope to capture. Engineering sector, it's a huge market in New Zealand of 11 billion. We are only at about 47 to 68 million in terms of our exports, and with duties now reducing to 0, this is an area which we hope to move ahead in terms of our export. And finally, the marine sector. New Zealand is traditionally more alive compared to India in the marine sector, but this is an area we can look at moving ahead on. And finally, the plastic and rubber industry, 10% peak duty, now down to 0. They have a 2.5 billion capacity to import, and our objective is to move beyond the 23 million that we are presently importing. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request Minister Sir to guide us as to how to look at this landmark agreement that we have reached. Thank you, and a big congratulations to all of you and the nation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. This is the 7th free trade agreement. All of them with developed economies with significantly larger per capita incomes than India, demonstrating that we are expanding trade relations rapidly with countries who complement the Indian economy rather than compete with India. I was just seeing Honorable Prime Minister Narendra Modi's tweet, and below the tweet in the comments there's a very nice comment with which I would like to begin. And the person says, big move, fast execution, wasn't talk, it was intent. The FTA turns New Zealand ties from friendly to formidable, especially for trade, innovation and youth-driven growth. One of the first few responses to Prime Minister Modi's tweet that I just read and found interesting, hence I share it with you. Friends, this is a free trade agreement with New Zealand which is both comprehensive
and forward-looking, reflecting the vision of our two leaders, Prime Minister Modi and Prime Minister Laksan, to elevate the relations to much higher strategic levels, much more comprehensively, which will not only include trade, education, R&D and innovation, services sector in a very big way, tourism, sports. It's a very multifarious engagement, particularly to benefit our farmers and dairy through technical collaboration, which will help them upgrade quality, productivity, and therefore the incomes of our farmers and dairy persons. Friends, it's a historic and landmark FTA because it's not only concluded in a record time of 9 months. With a developed economy, we are all aware it usually takes much longer. But more importantly, it has 2 or 3 very interesting elements. One, it is our first FTA which is led by a completely almost non-men team. It's a women-led FTA. The chief negotiator was our senior colleague, Joint Secretary Petal. All the track leads were largely women. And I must compliment our women of substance taking a lead in finalizing this agreement. Thank you very much. It's also our third FTA with a Five Eyes nation, Australia, UK, and now New Zealand. We are soon going to launch discussions for the terms of reference with Canada also. And we are already at an advanced stage in our discussions with the USA. This reflects the growing strategic importance of India in world geopolitics. One must also recognize that this nation with a smaller population, smaller GDP, has high growth potential. Our current trade being a small proportion of their overall trade in goods and services, the upside that is available for us is very huge, both in goods and in services. And having gained access in a large number of service areas, including audiovisual, and 100% access in goods, we see tremendous potential for doubling this trade in the next 5 years, possibly greater than doubling this trade. And our complementary strengths between New Zealand and India, whether in agri-tech, whether in food processing, whether in clean energy and renewable energy, whether through mining, whether through our talent and skills of our young professionals, opportunities for dual degrees and setting up campuses of prestigious universities in India, while also encouraging Indian students to go to New Zealand and gain high quality education, and promoting MSME manufacturing in India. This FTA provides opportunities for all sections of our export community, opens up new doors for new exporters with new products wishing to diversify their export basket, and at the same time helps every region of the country, north, south, east, west, northeast, in different areas. It has some very interesting new elements of technical collaboration in fruit cultivation, in honey production, and other areas including dairy, where they will bring latest modern technology to India to help our farmers, our dairy persons
increase their incomes. It will certainly be a great boost for labor-intensive sectors like textiles, apparel, home decor, footwear, rubber and leather, while also encouraging export of automobiles, auto components, machinery, electronic goods, electricals, pharmaceuticals and chemicals. This shows you the wide range of products that will benefit, particularly areas where either there were high duties or some areas where there were barriers to trade, which we have both agreed to simplify and smoothen for faster access to their market. In terms of mobility, you are well aware, students who go to New Zealand to study will now be eligible for a 2-year work visa if they take a degree course, 3-year work visa if they take a bachelor's degree with honors, a 3-year work visa if they graduate in STEM disciplines, science, technology, engineering and mathematics, and a 4-year work visa when they do postgraduate studies in New Zealand. It's also interesting that almost 5,000 of our professionals who are yoga instructors, chefs, Ayush professionals, IT or educational teachers, nurses, caregivers will get professional visas for serving the New Zealand economy. We have also been able to open up 118 sectors which will also give us an opportunity to participate in tourism, IT, telecom, audiovisual, etc. We are very happy to report back to the nation that for pharmaceutical products, there will be a fast-track mechanism for approval of Indian pharmaceutical products, which will open up the doors to the New Zealand market and help us capture a larger share of their current imports of pharmaceuticals and medicines, drugs. They have also agreed to mutually accept good manufacturing practices which are approved in India by US, UK, EU or Canada, so that products or companies approved by these countries will get faster access in the New Zealand market. We have also been successful in negotiating collaboration in traditional medicine, the Ayush stream of wellness and medication, and this will open up good opportunities for healthcare, preventive healthcare, wellness and traditional medicines, which is India's area of strength. Friends, our farmers stand to gain hugely both through market access in New Zealand and through technology collaborations. Similarly, for our fishermen, our dairy persons, and giving a very small conditional TRQ, very small volume of concessional duty exports on a few products, we have been able to open up large vistas of market access and technology collaboration and benefit from New Zealand. In fact, we visited some of their farms where kiwis are produced. Many of them are run by our own hard-working farmers from Punjab and Uttarakhand. And I was amazed to see the quality and productivity. And they have assured to come down to India and help India gain similar productivity and technology benefits for our kiwi producers, for our apple producers, for our honey manufacturers and other agricultural products, including dairy. Friends, we have been very sensitive to protect all the sectors like
farmers' interests in rice, wheat, dairy, soya, and various other farmer products, agricultural products, which have not been opened up with any access. We have also been very conscious of ensuring that our MSMEs and our startups, innovators get big opportunities in New Zealand. It's a win-win agreement, and I can assure the people of India that under Prime Minister Narendra Modi's very, very focused approach and guidance towards making India a greater player on the world stage, making India's industry, farming sector, agriculture sector and services sector an international player of relevance. We are negotiating free trade agreements and comprehensive partnerships strategically with countries who have significant incomes, with countries who offer large market opportunities, and undoubtedly these agreements will play a very important role in the Amrit Kal as we all work collectively as a nation of 1.4 billion people, as 140 crore Indians work towards our goal of Viksit Bharat 2047. Thank you. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भारत न्यूजीलैंड कई क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और आर्थिक द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपडेट 12 में इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।